ज़ीरो से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो केवल आपकी समस्या ये नहीं है कि यूट्यूब आपको व्यूज़ नहीं दे रहा। अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि आपको व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, पहली बात तो ये है, आपको व्यूज़ आ जाने चाहिए। ओवर टाइम थोड़ा-सा समय लग सकता है, 3-4 वीडियोज़ लग सकती हैं, लेकिन ओवर टाइम आपके व्यूज़ बढ़ने चाहिए। अभी भी मेरा एक प्लान है कि 1-2 वीडियोज़ को मैं अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करूँ। लेकिन मेन एंगेजमेंट मुझे लगता है मेरा हिंदी में आने की तरफ से मुझे अच्छा बूस्ट मिला। मैंने लोकल ऑडियंस से ज़्यादा बेटर कनेक्ट किया उस तरीके के कंटेंट को लेकर। जियोग्राफ़ी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा फैक्टर होती है। भौतिकी बताती है कि आपका कल्चर दूसरे से अलग क्यों है। आपके वहाँ खेती अच्छी होती थी तो आपका कल्चर हो सकता है ज़्यादा एग्रेरियन हो। हम गहन रिसर्च देखते हैं, आप तो उसमें डीप रिसर्च और विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, एडिटिंग पे बहुत काम होता है। क्या थॉट्स रहते हैं माइंड में, क्या पॉइंट रहते हैं जब आप रिसर्च करते हैं वीडियोज़ के बारे में? धीरे-धीरे जब आप कंटेंट बनाते हैं और ख़ास करके देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो आप में ये अंडरस्टैंडिंग खुद बन जाती है कि व्यूअर को क्या पसंद आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर उस दिशा में जा रहा है और जितना मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो और लॉन्ग फॉर्म बना रहे, बना भी रहेगा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। लेकिन शॉर्ट्स और रील्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। क्या प्रोसेस रहता है टॉपिक चुनने का? कोई खास वजह या इंस्टेंट थॉट आया कि नहीं यार इस पर कुछ बनाते हैं, फिर काम शुरू होता है? आइडियाज़ की कमी नहीं है, बैकलॉग है आइडियाज़ का बल्कि। तो वो शिकायत है आपसे? हाँ, वो ज़रूर शिकायत है कई लोगों को कि प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो है और ये कई कारणों से स्लो है। एक अगर उस पीस ऑफ कंटेंट में 100 यूनिट इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी रिसर्च 400-500 यूनिट होनी चाहिए, उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा। तब आप कंसाइज़ली वो 100% 100 यूनिट इन्फॉर्मेशन लिख पाएँगे। दूसरा, कभी-कभी मैं फ्रीलांसिंग के काम कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेलोंग वाली वीडियो है या फिर माणा वैली वाली वीडियो है, ये आर्मी के लिए वीडियोज़ हैं। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर। तो वीडियोज़ आई हैं पिछले, जैसे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज मेरी कितनी 4 या 5 महीने हो गए, उसके बाद 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। तो एक ही दिशा में मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल जाए, मैं पूरा ज्योग्राफी या फिर इसी तरीके के का काम करते रहूँ, तो हल्का-सा मैं ट्रैवल की तरफ को एक वो कर रहा हूँ, एक यात्रा वृत्तांत सी एक वीडियो बना रहा हूँ। एक सीरीज़ 3 या 4 वीडियोज़ की। नमस्कार, मैं शिवम डोभाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। आज एक ऐसे युवा के साथ हम पॉडकास्ट लेकर आपके लिए हाजिर है। ये उम्र में बहुत कम है, लेकिन जब हम उसका कंटेंट देखते हैं और उसमें गहन रिसर्च देखते हैं, उसके विजुअल और एडिटिंग देखते हैं, तो कमाल लगता है। बहुत छोटी उम्र का एक युवा और हमारे प्रदेश से उभरता हुआ एक कंटेंट क्रिएटर। उनसे शिकायत बहुत सारी है, वो भी करेंगे और कैसी रही उनकी एक जर्नी ये भी जानेंगे। उससे पहले स्वागत है हर्षित रौतेला जी। हेलो, हाय। तो पहला सवाल ये कि दिल्ली गए थे कंप्यूटर साइंस पढ़ने और आज कंटेंट क्रिएटर बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? अ, पहला तो मैं यही कहूँगा कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर अभी भी नहीं हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया से अभी भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली से मैंने बीएससी ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी एसजीटीबी खालसा से, और मास्टर्स मैंने यहीं नैनीताल डीएसबी कैंपस से किया। उसके बाद अब हो सकता है इन फ्यूचर में आगे पीएचडी का प्रोग्राम जॉइन करूँ। कंटेंट क्रिएटर की मेरी जर्नी ज़्यादातर क्रिएटर्स आज के ऐसा लगता है उन्हीं की तरह कोविड के टाइम पे शुरू हुई। फ़ोटोग्राफ़ी मैं पहले करता था, फ़ोटोग्राफ़ी का शौक काफ़ी पहले से था, कोविड के टाइम से के पहले से, स्कूल से ही। और कोविड के टाइम पे वो धीरे-धीरे थोड़ा बहुत वीडियोग्राफ़ी की तरफ को जाने लगा और यूट्यूब पर मैं थोड़ा बहुत, इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाने लगा। क्या वो फोटोग्राफी का कोर्स किया था? नहीं, नहीं। हाँ, अच्छा। कंप्यूटर साइंस के अलावा मैंने अपनी लाइफ़ में कोई कोर्स नहीं किया अभी तक। प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफ़ेशनल कोर्स, वो भी डिग्री है प्रैक्टिकली, हाँ। जब आप फोटोग्राफी कर रहे थे, इससे पहले हम यूट्यूब पर भी देखते हैं आपके चैनल पर जो है, वो कैमरा से रिलेटेड वीडियोज़ है। तो जो ये लॉकडाउन के समय है उसके बाद जो ये वीडियो बनाना हुआ, क्या ये एक कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया? या एज़ इट इज़ मैं नैनीताल से हूँ, मैं यहाँ की सराउंडिंग जानता हूँ, तो एक शौकिया तौर पर जैसे बनाते हैं, अपने आस-पास के बारे में एक अ, कैमरे की से मैंने मतलब स्टार्ट किया था फ़ोटोग्राफ़ी में, क्योंकि इंटरेस्ट था तो मैंने शुरू वही किया कि
फ़ोटोग्राफ़ी से ही मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ क्योंकि यूट्यूब पर मेरा जो शुरुआती एक्सपीरियंस था एज़ अ व्यूअर, नॉट अ क्रिएटर, वो फ़ोटोग्राफ़र्स को देखकर ही था। मैं उन्हीं का कंटेंट ज़्यादा देखता था। कई फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो उनको घूमते हुए, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, और उनसे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो मैंने भी वही कॉपी करने की कोशिश की एक तरीके से, या फिर अपनी तरफ से वो करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं ऑब्वियसली। अ, जहाँ तक मेरी खुद की मतलब सराउंडिंग्स दिखाने की बात है, मैं बागेश्वर से हूँ। उस टाइम पर मैं लॉकडाउन के टाइम पर मैं रानीखेत था। मेरी फैमिली पूरी रानीखेत ही थी। तो वो सराउंडिंग्स मुझे ज़रूर दिखाने का वो था, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरी सराउंडिंग मन था। हाँ, मन था। और पहली वीडियो मैंने उसी तरीके से फिर यूट्यूब चैनल पे एक ऑल एवरीथिंग अबाउट कुमाऊँ या इसी तरीके से कुछ बनाई, अंग्रेज़ी में ही थी वो। तो वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आए थे बाकियों के कंपैरिज़न में। तो फिर कुछ-कुछ करके फिर मैं उस दिशा में ध्यान बढ़ा। हाँ। बढ़ता गया। इससे पहले आप जो अपने बायो में भी लिखते हैं, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी आपने की। ये क्या होती है लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी? बड़ा सरल सा आंसर है, फ़ोटोग्राफ़ी ऑफ लैंडस्केप। आपके सामने जो परिदृश्य है, आप उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा बिल्कुल बहुत खूबसूरत वाइड एंगल सीन हो, जैसे आप नैनीताल में ले सकते हैं। हो सकता है आप कहीं दूर किसी पहाड़ की फ़ोटो ले रहे हैं या फिर इस तरीके से, तो आपके आस-पास का जो लैंडस्केप है, जो परिदृश्य है, जो भौतिकी है, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी है। जहाँ सब्जेक्ट आपका आपका वो है, आपके आस-पास का नेचर है या फिर कुछ भी हो सकता है, या सिटीस्केप है, नेचर है, कुछ भी। बाकी जो टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़ीज़ हैं, पोर्ट्रेट या कुछ और, वहाँ पर आपका सब्जेक्ट अलग होता है। तो मेन टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी में यही अंतर है कि आपका सब्जेक्ट में अंतर होता है। अब मैं फ़ोटोग्राफ़ी में मैं भी कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छी परिभाषा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना तो मेरा समझना यही है। जो आपने पहला वीडियो बनाया, ऑल अबाउट कुमाऊँ, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर की बात आप करते हैं। फिर जो आपकी ये वीडियो हम देखते हैं, जिस पर व्यूअर्स जो है बहुत एंगेजिंग भी रहते हैं, हम देखते हैं कि उन पे व्यूज़ भी बढ़े, वो ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड ज़्यादा है। पहली वीडियो जो मेरी एक्चुअल में हिट हुई थी, एक तरीके से ज़्यादा व्यूज़ आए थे, जिसने मुझे मेरे चैनल को बूस्ट दिया, जिसने मोनेटाइज़ेशन की सीमा के पार पहुँचाया, वो थी नंदा देवी के बारे में जो मेरी वीडियो है। उस वीडियो में कुछ चीज़ें बाकी पुरानी वीडियोज़ से अलग थी। पहली बात तो हिंदी में थी। तो और उस अगर कंटेंट इंग्लिश में बना रहे थे। हाँ, उसके बाद भी मैंने 1 आध वीडियोज़ इंग्लिश में बनाने की कोशिश की। अभी भी मेरा एक प्लान है कि 1-2 वीडियोज़ को मैं अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करूँ। लेकिन मेन एंगेजमेंट मुझे लगता है मेरा हिंदी में आने की तरफ से मुझे अच्छा बूस्ट मिला। मैंने लोकल ऑडियंस से ज़्यादा बेटर कनेक्ट किया उस तरीके के कंटेंट को लेकर। अंग्रेज़ी में उसकी ऑडियंस पहले से ही सीमित थी, और वो होना ही था। तो जियोग्राफ़ी मैं श्योर नहीं हूँ। वो वीडियो भी ऑल एनकम्पसिंग ही थी। केवल जियोग्राफ़ी नहीं, कल्चर और उससे भी रिलेटेड थी। जियोग्राफ़ी में फिर थोड़ा बाद में धीरे-धीरे जियोग्राफ़ी एक एलिमेंट है। आप किसी भी जगह के बारे में बता रहे हैं, आप किसी का कल्चर बता रहे हैं या फिर किसी का इतिहास बता रहे हैं, तो जियोग्राफ़ी समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जियोग्राफ़ी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा फैक्टर होती है। भौतिकी बताती है कि आपका कल्चर दूसरे से अलग क्यों है। आपके वहाँ खेती अच्छी होती थी, तो आपका कल्चर हो सकता है ज़्यादा एग्रेरियन हो, ज़्यादा वेजिटेरियन हो, जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं। पहाड़ों में खेती कम होती थी, जियोग्राफ़ी रिलेटिव है, तो यहाँ मीट-मांस थोड़ा ज़्यादा खाया जाता था। अब ऐसा लगता है कि डिक्लाइन पर है, लेकिन जियोग्राफ़ी इसी तरीके से कल्चर को डिफ़ाइन करती है, हिस्ट्री को डिफ़ाइन करती है। तो इंगेजिंग इंट्रो बनाने के लिए जो है, वो क्या एलिमेंट आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो हो सकता है कि व्यूअर्स को आई कैची लगे? अ, अब यहाँ पे कई लोग बहुत भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाएँगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पर अब जो रील्स का समय है और शॉर्ट्स का समय है, जहाँ पर हमारे अटेंशन स्पैन और गिर चुके हैं, और कुछ 1 सेकंड का ही हमको टाइम होता है व्यूअर को हुक करने का। यहाँ पर तो एक से एक अब टेक्नीक आ चुकी है। मैं पर्सनली ख़ास करके लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट है, इसमें बहुत सिंपल ही रखता हूँ चीज़ों को। कोशिश मेरी ये रहती है कि जो मेरी वीडियो है, उसका जो सबसे ऐसा पार्ट जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज की वीडियो थी, तो मैंने पिंडारी से शुरू की थी वो। तो मैं दिखा रहा था कि ग्लेशियर ग्लेशियर किस तरीके से रिसीड हो रहा है। तो मुझे लगा कि उसका जो विजुअल हुक है, कि आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि अंतर क्या है, और उसका जो इंट्रोडक्शन है। अगर मैं सीधे क्लाइमेट चेंज में सीधे साइंस में घुस जाता, तो हो सकता है उतने व्यूअर एंगेज नहीं होते। तो कैसे करना है ये तो शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक आप में धीरे-धीरे जब आप कंटेंट बनाते हैं और ख़ास करके देखते हैं, दूसरे को देखते हैं,
तो आप में ये अंडरस्टैंडिंग खुद बन जाती है कि व्यूअर को क्या पसंद आएगा। एज़ अ क्रिएटर हमेशा मेरा एम तो ये रहता है कि ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जो मैं खुद देख सकूँ। तो इसका मतलब मैं ये भी मानूँ कि हर्षित रौतेला शॉर्ट्स और रील्स कम देखता हो, क्योंकि उसके चैनल पर शॉर्ट्स बहुत कम शायद दो। मैं शॉर्ट्स बनाता है ब कम हूँ। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर उस दिशा में जा रहा है और जितना मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो और लॉन्ग फॉर्म बना रहे, बना भी रहेगा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। लेकिन शॉर्ट्स और रील्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो मैं बनाता ज़रूर कम हूँ, लेकिन देखने की जहाँ तक बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस भंवर में ना फँस जाऊँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बार आप देखना शुरू करते हैं तो फिर आप 25-30 रील्स देख जाते हैं और जब आप देखना ख़त्म करते हैं तो शायद ही आप रिकॉल कर पाएँ कि मैंने क्या देखा था। वो तो तुरंत मेमोरी से उतर जाता है। हाँ, 1-2 घंटे तुरंत बर्बाद हो जाते हैं। जिस पर ही आपने एक और बात भी कही थी, इफ़ेक्ट। ये जैसे हम खुद यूथ है, हम खुद भी देखते हैं कि हमको हर एक 5 सेकंड में जो है वो नया हुक चाहिए कॉमेडी में। हाँ, एक नया डायलॉग चाहिए। ये हमारी मानसिकता को धीरे-धीरे उस ओर भी तो ले जाएगा जहाँ हम अपनी ये सोचने और सहन करने की क्षमता जो है, वो कम होती जाएगी। हम बहुत इंस्टेंट चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और शायद होगा, हो रहा है। हो रहा है तो मैं कंक्रीट तरीके से तो नहीं कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च की नहीं है इस पर, कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं। लेकिन बिल्कुल होने की क्षमता ज़रूर है और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी तो मैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट हम एक ये भी तो देख रहे हैं जो आज हम 2 ढाई घंटे की मूवी जो है वो देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो शायद ये उसी का इफ़ेक्ट है। हल्का-सा अगर हम सोचें इस दिशा में। अ, हो सकता है, लेकिन वहीं टीवी सीरीज़ ख़ास करके बाहर से आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, वो कई एपिसोड्स की, कई घंटों की होती हैं। लेकिन व्यूअर्स उन्हें अदना वही व्यूअर्स उन्हें जो 1 हफ़्ते तक देखना चाहिए वो कंटेंट वो 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं। एक रात में। तो कंटेंट की भी शक्ति होती है एक, कि वो व्यूअर्स को कितना अपने अंदर हुक कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट खत्म हो जाएगा, मूवीज़ खत्म हो जाएँगी, वो बनी रहेंगी। लेकिन कई लोगों के पास, जिनके पास समय नहीं है, वो यही सोच के रील्स थोड़ा बहुत खोल लेते हैं कि 5 मिनट हम देख लेंगे, 20 मिनट हम देख लेंगे। वो बहुत लंबा कभी-कभी खींच के चली जाती है। ज़्यादा चिंता मुझे इस बात की है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, कि लोग सीखते कुछ नहीं हैं, भले ही वो बहुत यूज़लेस ही हो, वो रिमेंबर नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने देखा क्या था। भले ही वो कॉमेडी वाली वीडियो ही हो। मुझे याद नहीं है, मैंने सुबह से हो सकता है अभी तक 10-15 या ज़्यादा रील्स देख ली हों, मुझे एक भी याद नहीं है कि मैंने आज क्या देखा था। आपके साथ भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सबके साथ होता है, तो ये रिटेंशन इस कंटेंट का बहुत कम है। मुझे थोड़ा ये चिंताजनक लगता है। हर्षित रौतेला जब टॉपिक चुनता है, अभी तो हम देखते हैं कि वो उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक है और हम उम्मीद भी करते हैं कि भारत और दुनिया से रिलेटेड भी टॉपिक होंगे। उस पर भी हम अच्छा कंटेंट देखेंगे हर्षित रौतेला से। क्या प्रोसेस रहता है टॉपिक चुनने का? कोई ख़ास वजह या इंस्टेंट थॉट आया कि नहीं यार इस पर कुछ बनाते हैं, फिर काम शुरू होता है? ये इंस्टेंट थॉट वाली फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा करेक्ट है इस मामले में तो। कभी-कभी ओवर टाइम रहते-रहते आपको कुछ टॉपिक्स जनरली दिख जाते हैं। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। आप दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं, वहाँ से अब हो सकता है आपको आइडिया आए कि यार इस पर काम हो सकता है। आप किताबें पढ़ते हैं, उससे आइडिया आपको आ सकता है कि यार इस पर कुछ हो सकता है। मेरा प्रोडक्शन की प्रोसेस इतनी स्लो है कि आइडियाज़ की कमी नहीं है, बैकलॉग है आइडियाज़ का बल्कि। वो शिकायत है आपसे। हाँ, वो ज़रूर शिकायत है कई लोगों को कि प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो है और ये कई कारणों से स्लो है, एक तो नहीं। उसको हम जानेंगे आगे, क्या कारण है उसका। लेकिन जब आप कंटेंट आपने टॉपिक चुन लिया, हम गहन रिसर्च देखते हैं आप तो उसमें डीप रिसर्च और विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, एडिटिंग पे बहुत काम होता है। क्या थॉट्स रहते हैं माइंड में, क्या पॉइंट रहते हैं जब आप रिसर्च करते हैं वीडियोज़ के बारे में? जब मैं रिसर्च करता हूँ तब मैं सिर्फ़ यूट्यूब से रिसर्च करते हैं या कुछ पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं उनको पढ़ते हैं, किताबों को भी? अ, इन्फॉर्मेशन मैं जहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आइडियल केस मेरा ये रहता है कि वो सोर्स फ्री होना चाहिए, मुझे पे ना करना पड़े, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत जल्दी बहुत ऊपर चले जाएँगे वरना। जी। अ, तो टॉपिक रिसर्च के टाइम पे मेरा मतलब ऐसा कोई ये नहीं रहता कि मुझे वीडियो बनानी है।
रिसर्च के टाइम पे बस एक ही मेरा एम रहता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उस टॉपिक के बारे में और जितना ज़्यादा मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूँ, वो मैं कर पाऊँ। मैं कई लोगों को कह भी चुका हूँ, एक दिन डॉक्टर शेखर पाठक से मेरी बात भी हो रही थी इसी मामले में कि जब आप वीडियो बनाते हैं या फिर किताब लिखते हैं, आप कोई भी पीस ऑफ कंटेंट बनाते हैं, अगर उस पीस ऑफ कंटेंट में 100 यूनिट इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी रिसर्च 400-500 यूनिट होनी चाहिए, उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा। तब आप कंसाइज़ली वो 100% 100 यूनिट इन्फॉर्मेशन लिख पाएँगे, अपनी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्लाइमेट चेंज फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ही वीडियो थी। जी। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो वहाँ पर मैं पढ़ता गया और वीडियोज़ देखता गया कि एग्ज़ैक्ट प्रोसेस है क्या? साइंस किस तरीके से काम कर रही है? इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रही है? तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एक बार जब हो जाता है, उसके बाद आप उसे जब कागज़ पर उकेरते हैं, तो आप कहीं बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल में उन शब्दों को कंटेंट बनाना है क्या मेन वीडियो, आप कहीं और के शब्दों को अपने शब्दों में लेकर आ रहे हैं और उसको स्वर के पूरा। हाँ, उसको एक बेहतर फ़ॉर्म में लाकर आप जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल ऑडियो से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, आप विज़ुअली भी वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन का बॉक्स होना चाहिए एक तरीके से, तब जाके आप एक पेपर लिख पाओगे एक कागज़ इन्फॉर्मेशन लिख पाओगे। जिसमें 10 मिनट का वीडियो बन पाए। और उसमें ध्यान ये भी रखना है कि आप अपना समय चाहे बर्बाद करो या ना करो, लेकिन देखने वाले का समय बर्बाद करो। आपने एक 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट तक खींची है तो व्यूअर्स दूर होते जाते हैं। आप ही को लॉस होगा, आपका रिटेंशन गिरेगा, यूट्यूब आपकी वीडियो कम रिकमेंड करेगा क्योंकि लोग छोड़कर जाएँगे। तो हाँ, एक ये भी उद्देश्य रहता है कंटेंट बनाते वक़्त कि मैं कम से कम शब्दों में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कन्वे करूँ। मेरे रिटेंशन भी है। हाँ, ज़रूरी भी है, मेरे रिटेंशन रेट अभी भी कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, लेकिन कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकते थे अगर मैं ये नहीं करता तो। विजुअलाइज़ करते हो अपना वीडियो बनने से पहले कि यार ऐसा दिख रहा है। अभी बिल्कुल, मेरे हिसाब से हर क्रिएटर करता है। आप अभी पॉडकास्ट ले रहे हैं, आपके दिमाग में भी एक अंतिम छवि होगी कि ये ऐसी दिखनी चाहिए और वो ज़रूरी भी है। अगर आपके दिमाग में विजुअलाइज़ेशन नहीं है, तो आप दिशाहीन तरीके से शूट कर रहे हैं और कभी-कभी हो सकता है वो अच्छा भी रहे। आप अगर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ये होता है कि आप दिमाग में कोई एजेंडा लेकर ना चलें। लेकिन दिशा साथ में रखना इस तरीके के कंटेंट के लिए हमेशा बेहतर रहता है कि आपका फाइनल फॉर्म किस तरीके से दिखेगा और मदद भी करता है कि आपका काम जल्दी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहीं किसी प्लेस की वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में एक दूसरे चैनल पे मेरी वीडियो रिलीज़ हुई है, निलोंग वैली की भी एक माना वैली की रिलीज़ हुई है ये हाल ही में, 2-3 दिन पहले। हाँ, कल परसों स्टोरी देखी थी मैंने, बट देख नहीं मैं पाया। ओके, तो वहाँ पर मेरे दिमाग में रहता है कि मैं जब कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैप का एनिमेशन होगा, यहाँ पर ड्रोन शॉट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं शूट कर रहा था वहाँ, तो थोड़ा बहुत मेरा क्योंकि फाइनल फॉर्म दिमाग में था तो मेरा शूट भी ईज़ी उसी से मतलब मुझे क्या शूट करना है, वो दिशा मुझे उस फाइनल स्पेसिफिक पॉइंट पर आप मिल जाते हो कि मुझे ये शॉट्स चाहिए, मुझे ये शॉट्स नहीं चाहिए। बहुत सारा जो अनवांटेड शॉट्स है वो नहीं देते हो फिर। अ, कोशिश करता हूँ कि मैं ले लूँ लेकिन जो चाहिए वो मैं ज़रूर लूँ, ये ज़रूर है। अनवांटेड ले लेता हूँ कि क्या पता कहीं न कहीं कहीं रिक्वायरमेंट हो जाए। लेकिन वो शॉट्स प्रायोरिटी में रहते हैं, उनको मैं 2-3 टेक्स में लेता हूँ, अलग-अलग एक गलती ना हो जाए के लिए कभी मैनुअल फ़ोकस या फिर एक्सपोज़र चेंज करके। इस तरीके से स्क्रिप्ट का भी है कि ये लाइन रखनी है और ये लाइन मैं लिख रहा हूँ तो एक्चुअल में मैं इसको विजुअलाइज़ कर भी पाऊँगा कि नहीं वो भी दिमाग में रहता है। तो वो जो फाइनल इमेज है वीडियो की फाइनल फ़ॉर्म, वो डिक्टेट करता है कि आप किस तरीके से अपना बेस वर्क कर रहे हैं। इसमें एक अहम जो किरदार है आपकी वीडियो में हम देखते हैं, वो आपकी स्टोरी टेलिंग है। हाउ यू डेवलप दैट विद टाइम। हम देखते हैं आज बहुत अच्छा पहले से बेहतर होता जा रहा है। क्या कोई खास प्रैक्टिस है पढ़ने की या किसी खास क्रिएटर को देखने की? आप सीखते हो? सब चीज़ का मिक्सचर एक तरीके से मैं कहूँगा। बाकी क्रिएटर्स को आप देखते हैं तो उनके स्टोरी टेलिंग आइडियाज़ भी आप अपने अंदर लेते रहते हैं कि एडिटिंग में किस तरीके से कट्स किए जाएँ या फिर जो आप लिख रहे हैं वो कितना एंगेजिंग है या कितना सार्कास्टिक है, कितना फ़नी है या फिर इस तरीके की चीज़ें। जो बेसिक स्किल है स्टोरी राइटिंग की, यहाँ पर एक दूसरे टेंजेंट पर मैं चले जाऊँगा, वो आपको स्कूल सिखाता है। कई लोगों को लगता है कि स्कूल में आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं स्कूल में, कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं करने की। तो जो युवा अभी देख रहे हैं और
वर्तमान में एक बहुत चलन है बातों का, अरे स्कूल से सीख के क्या काम आएगा, ये वो काम आता है ना। काम आता है। ज़रूरी नहीं है, मतलब कई बार मैं देखता हूँ कैलकुलस 11-12 में पढ़ते हैं मैथ्स में, इसका ज़रूर कई लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि क्या ही आएगा लाइफ में काम। एक्चुअल में होता ये है कि वो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है कि जो लोग आगे इंजीनियरिंग में जाएँ उनके तो काम आएगा ही, आपके नहीं भी आएगा तो। और आपके नहीं भी आएगा तो आपको कुछ टेक्निक्स वो सिखा रहा है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें किसी तरीके की। तो हमेशा हर चीज़ पूरी व्यर्थ नहीं होती। स्कूल्स में अब प्रोपेगेंडा अगर कुछ चीज़ों का किया जाता है वो तो अलग बात है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, वो अपने नेताओं का गुणगान करके जाती हैं, वो दूसरी बात है कि वो हो सकता है काम ना आए। लेकिन जो आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में, मैथ्स में, साइंस में, आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं एक तरीके से। एक क्या कहेंगे, नॉलेजेबल पर्सन बनाती है कि आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हों, ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब लें और उसको प्रोसेस करें तो आप बता पाएँ कि एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ काम कैसे कर रही है। जब आपको पता नहीं है कि हवा क्या है, तो आप ये कैसे बताओगे कि हवा चलती कैसे है? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपका जो वो है स्कूल और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आइडियली वो सिखाते हैं। अब आपके टीचर्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप बंक कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। उसका मतलब ये है कि अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं शायद। इसलिए भी वो काम नहीं आ रहा होगा या आप उससे रिलेटेड कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो स्किल आपके काम की नहीं है, लेकिन अब मैथ में अगर आप कैलकुलस बात कर रहे हैं, तो शायद आपने वो प्रेशर नहीं झेला है। उस समय आपको पता चलता है ना, यार ये सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, 10 मिनट हो गए। बट ये 10 मिनट जो है आपको ये भी तो बता रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी ऐसी परेशानी आएगी जहाँ पर आपको 10 मिनट तक सिर्फ़ जूझना है, करना कुछ नहीं है। पॉल्यूशन कुछ नहीं, बस वहाँ जूझना ज़रूरी है। एक हाँ, रेज़िलियंस बन जाती है। एक आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बन हाँ, जाता है। वही सब चीज़ें होती है। शायद उसका मीनिंग भी वही है, इसलिए वो शायद हमारे शिक्षा में है, जिसका भाग है। लेकिन हर्षित रौतेला इतना कम क्यों वीडियो बनाता है? और जब अच्छे कंटेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत खराब कंटेंट जो है वो हावी हो रहा है, और हर्षित रौतेला जैसा अच्छा क्रिएटर, अच्छा कंटेंट 4 महीने में 1 वीडियो बनाता है। अच्छा कंटेंट नेचुरली वक़्त लेता है, पहली बात तो ये है। और ख़ास करके आप जब अब मेरी तरह अकेले काम कर रहे हैं, मैं सब कुछ खुद करता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगता ही लगता है। ऐसा है नहीं। और दूसरा, एक बार जब एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एक एक चीज़ मुझे अच्छी जो लगती है, वो है एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, अब थोड़ी देर ब्रेक लिया जाए। तो 1 हफ्ते तक मुझे तो ख़ास करके कोई एनर्जी रहती नहीं है कि मैं और कुछ आगे करूँ। हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की, क्योंकि थकान काफ़ी हो जाती है। और वीडियो के ख़ास करके जब अंतिम दिन होते हैं, जब पब्लिश होने ही वाली होती है, तब काम मेरा तो ये है कि मैं 4 गुना ज़्यादा रेट बढ़ा देता हूँ काम करने का, कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो बाहर आ जाए। तो उसके बाद फिर एक्स्ट्रा थकान हो जाती है वीडियो पब्लिश होते ही। फिर मुझे थंबनेल बनाने का मन भी नहीं करता, और तो और फिर वो भी 2-3 दिन ले लेता है आगे अपलोड करने में। तो एक तो ये रीज़न है कि काम ज़्यादा है और नेचुरली इस तरीके से टाइम लगता है। दूसरा, कभी-कभी मैं फ्रीलांसिंग के काम कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेलोंग वाली वीडियो है या फिर माना वैली वाली वीडियो है, ये आर्मी के लिए वीडियोज़ हैं। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर। तो वीडियोज़ आई हैं पिछले, जैसे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज मेरी कितनी 4 या 5 महीने हो गए, उसके बाद 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। तो इतना ख़राब रेट भी नहीं है। हाँ, बस किसी और चैनल पर है, लेकिन है। बस बट वीडियोज़ अच्छी हैं, वो मेरे चैनल पर जा सकती थी इज़िली। मुझे लगता है कि इतनी इतनी क्वालिटी तो है उन वीडियोज़ में। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, मेरी स्टडीज़, मैं मास्टर्स कर रहा था यहाँ से, तो थोड़ा टाइम वो भी लेता है। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, नेट का एग्ज़ाम दिया, ये सब। इनकी स्टडीज़ में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये 4-5 कारण हैं कि थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है कभी-कभी। कभी-कभी फिर खाली वीडियो के रिसोर्सेज़ को मैनेज करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटरव्यू लेना है किसी का, किसी वीडियो के लिए, तो उनके साथ तालमेल बनाना, उन रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट करना, ट्रैवल या फिर ये सब कुछ, तो इस पे भी थोड़ा-सा समय चला जाता है। या फिर अपने साथियों से वीडियोज़ को सोर्स करना। मेरे कई साथी हैं, कई शानदार क्रिएटर्स हैं जिनको सिनेमेटोग्राफी की मुझसे कहीं ज़्यादा समझ है, उनसे माँगना या फिर इंटरनेट से रिसोर्सेज़ कलेक्ट करना, तो ये भी थोड़ा-सा समय लेता है। कई सारी चीज़ें हैं। अभी प्लानिंग बना ली है कि इस तरफ और अच्छा काम करेंगे, या अभी कुछ फिक्स है नहीं?
मैं जिस रेट से काम कर रहा हूँ चांसेस हैं फ्यूचर में भी कुछ मतलब नियर फ्यूचर में भी इसी रेट से वीडियोस आती रहेंगी, कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहेंगी। फुल टाइम में अभी मेरी प्लानिंग नहीं है इस तरफ जाने तो की। मतलब निकट भविष्य में हम लोग वो 2 महीने में 1 वीडियो। हाँ, तो कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश वही है कि थोड़ा तेज़ आए, 1 महीने में 1 या फिर डेढ़ महीने में 1 लेकिन देखते हैं। अपने चैनल के लिए हमें कोई वीडियो आ रही? हाँ, एक वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है अगले 5 से 10 दिन में रेडी होगी। रेडी होगी फिर नहीं, अपलोड अपलोड हो जाएगी। तो मैं अच्छा है। काफ़ी बता सकते हैं वगैरह थोड़ा-सा मैं क्योंकि एक ही दिशा में मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल जाए, मैं पूरा ज्योग्राफी या फिर इसी तरीके के का काम करते रहूँ, तो हल्का-सा मैं ट्रैवल की तरफ को एक वो कर रहा हूँ, एक यात्रा वृत्तांत सी एक वीडियो बना रहा हूँ। एक सीरीज़ 3 या 4 वीडियोज़ की होपफुली इन फ्यूचर वो होगी। तो इस तरीके की वीडियो है। चलिए मेरा अगला सवाल यही था कि लॉन्ग फॉर्म जो वीडियो है उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आती है बनाने में? वो आपने बता भी दी अभी। ज़ीरो से जब कोई शुरू करता है, उसके लिए तो एक अलग परेशानियाँ हैं। लेकिन जब एक छोटा-सा एस्टेब्लिशमेंट होता है, तब थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। ज़ीरो से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो केवल आपकी समस्या ये नहीं है कि यूट्यूब आपको व्यूज़ नहीं दे रहा। अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि आपको व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, पहली बात तो ये है, आपको व्यूज़ आ जाने चाहिए। ओवर टाइम थोड़ा-सा समय लग सकता है, 3-4 वीडियोज़ लग सकती हैं, लेकिन ओवर टाइम आपके व्यूज़ बढ़ने चाहिए। जनरल फॉर्म ये है क्योंकि लोग जब पसंद करते हैं किसी काम को, तो वो उसके साथ एंगेज करते हैं, वो उसको शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और यूट्यूब एक्चुअल में उन चीज़ों को नोटिस करता है। अगर आपको व्यूज़ बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा चैलेंज है लॉजिस्टिकल। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि करना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, या कैमरा नहीं है, माइक नहीं है। तो यहाँ पर लक की बात आती है, मैं लकी रहा हूँ कि मेरे पास साधन थे। कई लोग जो कहीं ज़्यादा ऊँचाई तक पहुँच चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो केवल मेहनत से पहुँचे हैं, वो लक को नज़रअंदाज कर देते हैं। दे हैव प्रिविलेज। हाँ, दे हैव प्रिविलेज, आई हैव प्रिविलेज। तो एक वीडियो है, वेरिटेज़ियम नाम का एक क्रिएटर है इंग्लिश में। तो एक वीडियो उन्होंने बनाई है कि लक एक्चुअल में आप जहाँ सोचते नहीं हो, वहाँ भी कितना वैल्यूएबल है। आपके 4 हाथ-पाँव हैं, ये भी आपका लक है क्योंकि एक माइनर परसेंटेज लोगों के पास वो भी नहीं होगा या फिर किसी और तरीके की डिसेबिलिटी होगी। कई लोगों के पास फ़ोन नहीं होंगे या फिर कंप्यूटर्स नहीं होंगे जो वहाँ से वो काम कर सकें। कई लोग बेहतर स्कूलों में नहीं गए होंगे और कई लोगों के पास एडिटिंग की एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, कई लोगों के पास एडिटिंग के कैपेबल मशीन्स नहीं होंगी। तो एक यहाँ पर हल्का-सा लक का फैक्टर भी है। और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि इस समय और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं कंटेंट बनाने में, क्योंकि जब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो दूसरा क्रिएटर जो शुरू कर रहा है, उसके पास अच्छा मोबाइल शुरू करने का। हुँ। तो जो व्यूअर्स है, वो अच्छे पे देखेगा, उसे क्वालिटी अच्छी चाहिए। उसे 10-80 से कम तो चलेगा नहीं। वो एक टफ़नेस ये भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि इक्विपमेंट की कमी हो गई। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट है किसी चीज़ का, अगर आप कॉमेडी बेहतर करते हैं और या फिर आप इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं। एक और क्रिएटर का मैं यहाँ पे नाम लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम स्कॉट, शायद आपने सुना हो ना सुना हो, अंग्रेज़ी क्रिएटर हैं एक और, अब तो रिटायर हो गए। तो उनकी वीडियोज़ शुरुआती दौर पे ख़ास करके बहुत सिंपल होती थी, बस वो चल रहे होते थे और किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में जैसे कोड होता है, हर वीडियो का एक वो होता है, यूआरएल होता है। तो क्या किसी दिन इतनी वीडियोज़ हो जाएँगी कि वो यूआरएल ख़त्म हो जाएँगे, मतलब बचेंगे ही नहीं नए यूआरएल। तो उसको उसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सिंपल एनिमेशन, बहुत सिंपल वीडियो, लेकिन उनके बोलने का तरीका इतना सुंदर है कि आप छोड़कर जा ही नहीं सकते बाहर। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें बोलने का तरीका बड़ा वो होता है। तो कई लोग भले ही इक्विपमेंट हाँ, खराब भी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर आपके पास इक्विपमेंट ना भी हो तो हो सकता है आप केवल ऑडियो का काम करें। यूट्यूब और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है, लोग फेमस होने के लिए क कई लोग एक्चुअल में शुरू कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। रियलिटी ये है, रियलिटी ना भी कहूँ तो कहीं न कहीं एक छोटी-सी सच्चाई ये भी है, हार्श ट्रूथ। खास ट्रुथ भी नहीं लेकिन जनरल ट्रुथ, आपके पास पहले से कोई स्किल हो और आप उसको डिस्प्ले करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करें, तो आपके सक्सेस के चांसेस बेहतर हैं क्योंकि लोग आपको देखना एक्चुअल में पसंद करेंगे। आप भले ही वुड वर्कर हो, आप लकड़ी तराशते हो, अगर आपके पास वो स्किल है और आप उसकी वीडियोज़ बना रहे हैं,
तो आपकी सक्सेस के ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं खाली इंटरनेट पर कुछ भी डाल देने के बजाय। आप प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ। आप मेरे लिए तो शुरू नहीं कर रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वो चांसेस ज़्यादा है। हाँ, इस तरीके से। आप मेरी बात पर्सनली कर रहे हैं तो मेरे में ऐसी कोई ख़ास स्किल इस तरीके की नहीं है मेरे में, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि मैं चीज़ों को सीख बड़ी जल्दी लेता हूँ। भले ही वो एनिमेशन हो या फिर वीडियो प्रोडक्शन हो या शूटिंग हो या फ़ोटोग्राफ़ी हो। एनिमेशन पर भी आएँगे है इसके बाद। लेकिन अभी जब हम ये स्ट्रगल की बात कर रहे थे, तो मुझे विनीत सी एक एक्टर है, उनका आजकल एक जो है बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि एक मूवी की शूटिंग हो रही थी, तो मैं जयपुर में था, महेश भट्ट साथ थे और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट उनकी गोद में थी। आज आलिया भट्ट जो है पूर्ण रूप से स्थापित है और मैं पहला घर लेने के लिए भी आज भी मुंबई में तरस रहा हूँ। तो वो प्रिविलेज है, तुमने जहाँ से शुरू करा है, वहाँ पर तो हमारा ये सब खत्म हो जाती, इतनी मेहनत। अब सोना तमाम उम्र अगर उस पे गलता ही रहे तो पहनेगा कौन उसे? हुँ। अब यही प्रिविलेज भी है, लेकिन एक तरीके से कहें तो सोशल एडवांटेज भी है, और एक कारण की वजह से है कि उनके एंसेस्टर्स ने मेहनत की। अगर आप कल के दिन बहुत बड़ा बिज़नेस खोल लेते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी अगली पीढ़ी उसका एडवांटेज ले। तो लक है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कई लोगों के पास कुछ नहीं होता, और कई लोगों के पास इतना पहले से बेस एडवांटेज है। तो किसी वजह से है, किसी न किसी ने तो मेहनत की होगी। एनिमेशन की भी आपने बात की, आप जल्दी सीखते हैं। क्या एनिमेशन जो मैप एनिमेशन है, उसके भी कई आप अपनी वीडियो पर कमेंट देखते ही होंगे। हम तो खैर वीडियो देखते-देखते कमेंट भी पढ़ लेते हैं, वो आदत है। उसमें हम देरी भी है, कमेंट पढ़ने की। हाँ, हाँ, उस पे हम देखते हैं कि कई कमेंट्स होते हैं कि आपकी मैप एनिमेशन तो बड़ी कमाल होती है। खुद से डेवलप की या सीखा है? नहीं, इंटरनेट से ही? इंटरनेट से ही सीखा। अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो यूट्यूब से बेहतर रिसोर्स मुश्किल से ही मिलेगा। एक बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कई शानदार क्रिएटर्स हैं जो खुद इसी लाइन में अपना करियर बना चुके हैं। जिनके साथ, और शुरू में खाली वो गूगल अर्थ की ओवरले इमेज होती थी। तो नंदा देवी वाली वीडियो से शुरू हुआ था, अभी तक ओवर टाइम इटरेट होते जा रहा है। टाइम लगता है उनमें ज़रूर, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एडिटिंग में वही है। लेकिन क्रिएटर को देखते हो, जो खुद पसंद है आपको? मैंने 2 तो नाम अभी आप ही के सामने लिए, वेरिटेज़ियम और टॉम इंग्लिश स्कॉट, कंटेंट, हाँ। इंग्लिश कंटेंट। भारत हिंदी, की बात करें अगर। भारत की बात करें तो पांडवाज़ मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक बिल्कुल शायद इंडिया के बेस्ट क्रिएटर्स में से एक होंगे वो म्यूज़िक के मामले में। अब तो वो लाइव की तरफ को ज़्यादा झुकाव है उनका, ऐसा मुझे लगता है। तो पांडवास ज़रूर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। हिंदी के और भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल में नवीन है, नवीन राउत? सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ तो। नवीन राउत भी है। हाँ, तो वो भी क मुझे काफ़ी पसंद है। हिंदी, लेकिन जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो जो एस्टेब्लिश्ड वो हैं इंग्लिश क्रिएटर्स, एस्का करके साइंस, और इसमें तो मुझे वो देखना ज़्यादा पसंद है। आपका लंबा समय जो है वो नैनीताल में बीता है। 2 साल, अभी हाँ, 2 साल। इससे पहले दिल्ली, मैं अल्मोड़ा। कई जगह आगे पीछे कर चुका हूँ। मैं बागेश्वर से ही हूँ वैसे, हाँ, छाना बिलोरी हो सकता है, गीत भी सुना होगा कई लोगों ने। तो उसके बाद मैं बागेश्वर रहा, बागेश्वर के बाद रानीखेत से मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद दिल्ली से बीएससी ऑनर्स, नैनीताल से मास्टर्स। तो कुमाऊँ में मैं काफ़ी घूम चुका हूँ। कुछ समय तो बल्कि पौड़ी, श्रीनगर गढ़वाल भी रहा। पौड़ी गढ़वाल, सॉरी। सवाल मेरा ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपने यहाँ पर खुद गौर किया? क्योंकि आप चीज़ों को उस नज़र से, पारखी नज़र से देखते हैं, समझते भी हैं। आपको क्या यहाँ पर ओवर क्राउड का शिकार नैनीताल भी होना शुरू हो गया है? अ, जहाँ तक आपने कहा कि गौर किया है, आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मुँह के सामने है। यहाँ टूरिस्ट्स भी टूरिस्ट से परेशान हैं। नैनीताल गर्मियों में इतना टूरिस्ट देखता है, अभी बाहर मुझे लगता नहीं है कैमरा में ऑडियो आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन 1 सेकंड ऐसा नहीं है कि हॉर्न बजना बंद हो, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आवाज़ आ रही है। तो
जहाँ तक हाँ, टूरिज़्म की बात है तो गर्मियों में एक समय ऐसा आता है कुछ हफ्तों का कि यहाँ पर इनको बोर्ड लगाना पड़ता है नैनीताल हाउसफुल। कार पार्किंग बचती ही नहीं है नैनीताल में, तो वाहनों की एंट्री ब्लॉक कर दी जाती है। करीब 10 किलोमीटर नीचे एक बाईपास रोड है, रूसी बाईपास कहते हैं जिसको। उस रोड को टेम्परेरी पार्किंग बनाना पड़ता है। नैनीताल इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और सड़क के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं इधर इधर आने का। तो लगता है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नैनीताल बेशक ओवर क्राउडिंग का शिकार है। सभी हिल स्टेशन इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। मैनेजमेंट जो आपने पिछले 2 सालों में देखा है, ठीक रहता है सरकार का? सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ किया जाए, एडिशनल पार्किंग स्पेसेस बनाए जाएँ। कुछ मल्लीताल की तरफ को कुछ नालों को ढककर उनके ऊपर भी पार्किंग इन्होंने बना दी है अब तो। तो लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं है, ये तो बस घाव के ऊपर बैंडेज चिपकाना है। तो जब आपको बीमारी का एक्चुअल में इलाज करना है तो पहला तो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि बीमारी है। हाँ, तो पहला तो हमेशा ये है, हमारी सरकार वो कभी नहीं कर रही। कभी करती भी नहीं है और एक्चुअल में ये बीमारी सरकार के लिए एडवांटेजियस है क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट उतना ज़्यादा टैक्स मनी फ़ायदा। सीधा-सीधा एडवांटेज ये है। आप होटल का कमरा बुक करते हैं, आपको जीएसटी चार्ज होती है, आप खाना खाते हैं, आपको टैक्सेस पे करने हैं। आप लोकल इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं। कितना योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, वो थोड़ा-सा डिबेटेबल है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल केदारनाथ सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड का, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन रुद्रप्रयाग की जीडीपी पर कैपिटा फिर भी उत्तराखंड में सबसे कम है। तो वो पैसा आ रहा है, वो एग्ज़ैक्टली जा किधर रहा है। तो होता ये है, ख़ास करके जब इस तरीके का टूरिज़्म आता है, तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास पैसे पहुँचते हैं। होटेलियर्स, रेस्टोरेंट वाले और ज़्यादातर लोग उससे बाहर मुश्किल से ही खर्च करते हैं, जब आते हैं। ये वही बात है ना, जो पहले से पावरफुल है वही और पावरफुल हो रहा है। एग्ज़ैक्टली जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं और जो इकोनॉमी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वही और फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर होम स्टे और कई योजनाओं को लेकर आ रही है, तो कि गाँव घरों में लोग पहुँचे लेकिन वहाँ फिर मुझे एडवर्टाइज़मेंट में कमी लगती है एक तरीके से तो और दूसरा कई लोगों को महँगा लगता है और कई लोग तो खाली केवल मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो जो पॉपुलर हॉटस्पॉट हो चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैंची मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो मंदिर ज़रूर प्रसिद्ध है और आस्था का केंद्र है, लेकिन आधे कुमाऊँ के लिए एक चोक पॉइंट बन चुका है क्योंकि बिना कैंची को पार किए आप हल्द्वानी से खास करके अल्मोड़ा नहीं पहुँच सकते, आप रानीखेत नहीं पहुँच सकते, आप बागेश्वर नहीं पहुँच सकते। आप पिथौरागढ़ की कुछ लाइन्स भी वहाँ से ब्लॉक हो जाती हैं। तो एक रोड है जो 4 बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स को गरुड़ को और कौसानी नहीं जा सकते, गढ़वाल नहीं जा सकते, इधर से होते हुए। तो वो एक चोक पॉइंट सा हो चुका है, अब उसके लिए ज़रूर बाईपास और उन सब की चर्चा हो रही है। लेकिन इतना टूरिज़्म किसी ने मुझे लगता है कि कई कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक सॉल्यूशन मुझे इसका ये लगता है कि ख़ास करके स्विट्ज़रलैंड जैसे देश यूज़ करते हैं अपने पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। जहाँ पर उनके पास स्थान है, जगह है, वहाँ पर वो टूरिस्ट्स को रोककर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आगे लोगों को पहुँचाते हैं, जहाँ उनको जाना चाहिए। वही काम हो सकता है नैनीताल में किए जा सकते हैं। देहरादून में थोड़ी बहुत मुझे खुशी की बात लगती है कि अब मसूरी के लिए रोपवे फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसेज़ हाँ, बसेज़ हैं बिल्कुल। तो जो वाहनों का प्रेशर है, वो हो सकता है लंडौर और वन एरिया से थोड़ा-सा कम हो जाए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि नैनीताल और ये जो पार्ट है, यहाँ भी हम काम कर सकते हैं और करते भी अब यही हैं। जब एक बार नैनीताल हाउसफुल हो जाता है, उसके बाद फिर शटल शुरू होती हैं, जो टैक्सीज़ हैं, वो ऊपर-नीचे करना शुरू कर देती हैं। तो वो शुरू से ही क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये इनकम ज़रूर आपकी है, टूरिस्ट तो है ही। आप ज़रूर वाहन चला सकते हैं ऊपर-नीचे, आप इलेक्ट्रिक बसेज़ चला सकते हैं। छोटा-सा रूट है हल्द्वानी से नैनीताल। तो लंबे टाइम के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, आप रोपवेज़ बना सकते हैं। इस पर एक अच्छी चीज़ मुझे जब मैं अभी कुछ दिन पहले जो है केदारनाथ गया था, तो उसमें मुझे ये अच्छा लगा, सोनप्रयाग से आगे जो है आप पर्सनल गाड़ी नहीं ले जा सकते, वहाँ से आपको टैक्सी में जाना पड़ेगा। और ये बेटर भी है, क्योंकि वहाँ के एक तो व्यक्ति को रोज़गार मिल रहा है, हुँ। वो भले ही 50-60 रुपए किराया है, जो भी है वहाँ फिक्स है, हुँ, लेकिन मिल तो रहा है ना। हाँ। वहाँ पर एक पार्किंग है बिल्कुल। और सीधा क्राउड जो है वो गौरीकुंड नहीं पहुँच रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली यही मैं कह रहा हूँ जो स्विट्ज़रलैंड ने किया, प्रैक्टिकली वही है बात। हाँ, हम कर रहे हैं। तो बस इतना ज़रूर हो सकता है, ये हो सकता है आप थोड़ा पर्यावरण को ध्यान रख के थोड़ा-सा ग्रीन एनर्जी की तरफ को बढ़ें और इलेक्ट्रिक वाहनों को हो सकता है वहाँ पे शुरू करें। लोकल लोगों को तो रोज़गार तब भी मिलेगा। हमें इसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी जो गाड़ियाँ हैं या उसको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, वो अच्छा भी है,
वो धीरे-धीरे ही सही 100 गाड़ियाँ फिर 150 गाड़ियाँ, अब देहरादून में वो संख्या बढ़ रही है। लेकिन ई-रिक्शा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक बड़ी जाम की वजह ई-रिक्शा बन गया है। भारत ये शायद मिसमैनेजमेंट फिर वही है। हाँ, आप लोगों को रोज़गार के चक्कर में ऐसे ऑप्शंस की तरफ चले जाते हो जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा और जनता को परेशानी पहुँचाता है। यही मुझे यहाँ भी लगता है, आप कई शहरों में सिटी बसेस चला सकते थे, लेकिन आप चलाते नहीं हैं क्योंकि आपको विरोध का सामना करना पड़ता है टैक्सी यूनियन से और वे इन सारी चीज़ों से। और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है, हो सकता है पॉलिटिकली पावरफुल हैं, किसी तरीके से कहीं न कहीं उनका इन्फ्लुएंस है और आप उनकी बात भी मान लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएँ, तो आपकी जॉब एग्ज़िस्ट नहीं करनी चाहिए। चलिए, हो सकता है कमेंट में जो है कुछ लोग आपको विरोध भला-बुरा भी कहें, वो इस बात पर क्योंकि जो अभी अब अपने कैंची धाम पर कहा कि वो एक चोक पॉइंट बन चुका है। हुँ। आपके लिए भले ही वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ का निवासी है, उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरी एक भक्ति की वजह से और मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, एसी कार में बैठा हुआ हूँ, हवा खा रहा। आप अरे भी कोई गलती नहीं है ना, आपकी भी क्या ही गलती है, आप लोकल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट तो दे ही रहे हैं। कैंची तो अब पूरा शहर सा बन चुका है, जी। वहीं पर ही। मैनेजमेंट की गलती है, उन्होंने पार्किंग वगैरह बना दी लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। तो कोशिश अब यही रहेगी कि बाईपास बने या फिर कुछ अलग तरीके की चीज़ें बने। मैनेजमेंट बहुत धीरे काम बिल्कुल। करता है। अभी एक नया चौक पॉइंट अब आगे खुल चुका है लेकिन वो ओवरक्राउडिंग की वज़ह से नहीं, अब अल्मोड़ा के ठीक नीचे एक क्वारक नाम की जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड से पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है। तो एक नया चौक पॉइंट अब वहाँ पे बन चुका है। अब वहाँ सरकार किस तरीके से काम करे। तो इस पर एक सवाल ये भी है कि हर्षित रौतेला कभी इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएगा, की आवाज़ उठाएगा? और जो सोशल टॉपिक्स होते हैं अक्सर मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे समय इतना लग जाता है, जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ तब तक वो आउट ऑफ डेट हो चुके होते हैं। तो अगर कुछ लॉन्ग टर्म टॉपिक्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मैं ख़ास करके रोपवेज़ की एडवोकेसी करते हुए मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, मैं बहुत पहले लिख चुका हूँ उसको। लेकिन कुछ ना कुछ और वीडियो हमेशा प्रायोरिटी ले जाती है। क्योंकि हमें भी जो है सिर्फ सवाल नहीं उठाने होंगे, हमें भी इस पर खुद बात करनी हाँ। चाहिए। आप एक अच्छे क्रिएटर हैं, आपको ज़्यादा लोग देखते हैं, आपकी ऑडियंस वो ऑडियंस है जो अच्छा देखना चाहती है। हुँ। अगर आपकी अलकनंदा वाली वीडियो देख रहे हैं, नीलम वेली वाली वीडियो देख रहे हैं, जिसपे उसकी भूगोल के अलावा उसकी संरचना कैसे है, उस पर बात हुई है। वो एक वो व्यूअर्स देखेगा जो मतलब अच्छा ज्ञान चाहता है, हुँ। जो डीप थॉट है, उसके बारे में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक पर, इन टॉपिकों पर भी जो है वो वीडियो बनाएँ। सोशल टॉपिक्स पर मैं ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई हैं। मैंने बनाई है, बिल्कुल बनाई है। मैंने एक इलेक्शन प्रोसेस पर एक वीडियो बनाई थी पहले। मुझे पसंद है वो वीडियो। वीडियो, हुँ। स्टार्टिंग की वीडियो। हाँ, नहीं इतनी स्टार्टिंग की नहीं है, मेरा चैनल तब ठीक-ठाक चल चुका था, नंदा देवी वाली वीडियो रिलीज़ हो चुकी थी, 10,000 के आस-पास सब्सक्राइबर हो चुके थे, उसके बाद की वीडियो है। लेकिन ज़्यादा लोगों ने वो देखी नहीं। अच्छी वीडियो है और मुझे पसंद है। लेकिन इनके साथ ऐसी वीडियोज़ के साथ समस्या ये भी होती है कि आपका व्यूअर बेस जब तक आपके पास पहले से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ना हो, तब तक आप गैम्बल खेल रहे हैं एक उसके साथ। अब मैं क्रिएटर तो हूँ लेकिन मेरा लाइवलीहुड भी है ये। जी। मेरा खर्चा इन्हीं चीज़ों से चल तो रहा है। आपकी रीच पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर देगा ना। हाँ, हाँ। तो वो एक रिस्क भी है कि मैं 1 महीने का एफर्ट इसमें डाल रहा हूँ, लेकिन रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें भी सोच कर चलनी तो पड़ती ही है। चलिए कुमाऊँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। पहले कुमाऊँ की बात करते हैं कि कुमाऊँ का भी जो है अपना एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक पक्ष भी मजबूत रहा है। इस पर कुछ बता सकते हैं कुमाऊँ का जो लोक है, जो ऑथेंटिक लोग हैं यहाँ का, वो किस प्रकार गढ़वाल से थोड़ा-सा भिन्न आप पाते हैं? बंगाल और कुमाऊँ अब ज़रूर एक ही राज्य का हिस्सा है, लेकिन सदियों से वो अलग-अलग ही रहे हैं। तो इस वजह से थोड़े बहुत चेंजेस, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं क्योंकि एक ही जैसी भौगोलिक ही है लगभग। हल्के से अंतर है जिन पर मैं आगे बोलूँगा। तो वहाँ पर हल्के से हमको अंतर देखने में मिलते हैं और केवल कुमाऊँ गढ़वाल में ही नहीं, गढ़वाल के बाकी क्षेत्रों में फॉर एग्ज़ाम्पल अलकनंदा से नीचे पौड़ी गढ़वाल का इलाका और ऊपर का इलाका, हल्के से अंतर आपको यहीं पर देखने में मिल जाते हैं। अगेन ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। ये एक पूरे नहर पहाड़ों में ही होता है। हाँ, बिल्कुल। हिमाचल में फिर आपकी तरफ जौनसार की तरफ को हल्के से फिर और डिफरेंसेस हैं। हल्के नहीं एक्चुअल में कहीं
मेजर हॉर्न और इज नदी बदलते पूरी संस्कृति बदल जाती है, पूरी भाषा बिल्कुल चेंज हो जाती हाँ। देहरादून का कल्चर अलग है, देहरादून से ऊपर को आप फिर ये आपका इलाका जब आता है जौनसराल, चक्राता वगैरह, है। फिर अपर चक्राता यहाँ पर लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाते हैं और बाकी गढ़वाल से भी ये अलग ही हैं। फिर ऊपर को रवाई वगैरह फिर वहाँ थोड़ा आपसे भी अलग हल्का हाँ। एरिया होगा और हिमाचल में फिर नदी की उस तरफ फिर आप अलग ही एरिया होगा, तो हल्के से जियोग्राफिकल डिफरेंसेस तो हैं ही। कुमाऊँ और गढ़वाल के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि केवल जियोग्राफिकल रीजन ना होने के साथ-साथ ये पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी थी, जी। राज्य थे अपने-अपने राजाओं के अंदर। तो और एक राइवलरी थी, कई जंगें हुई छोटी-बड़ी और पार्टनरशिप्स हुई, कई बार कुछ एक बार दोनों साथ भी आए, किसी न किसी तरीके से। दोनों ने गोरखाओं का अटैक झेला और अंग्रेज़ दोनों तरफ चढ़े। तो इन चीज़ों ने हल्का-हल्का डिफरेंस ओवर द टाइम भी क्रिएट किया लेकिन मेन जो दोनों में डिफरेंस रहे हैं अलग-अलग किंगडम होने की वजह से, तो लोगों की इंटरमिंगलिंग कम थी। शादियाँ इधर से उधर कम होती थी, ब बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो लैंग्वेजेज़ को सेपरेटली डेवलप होने का मौका मिला। गढ़वाली डिस्टिंक्ट है कुमाऊनी से। जी। आप कुमाऊनी हल्की-फुल्की तब भी समझ लेंगे, इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं है। मैं गढ़वाली हल्की-फुल्की तब भी समझ लेता हूँ। और कुछ और जो रीजन्स है फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ में जिसको भोट कहते थे अंग्रेज़ माणा का एरिया, नीति का एरिया है, जोहार और ये वाला एरिया। ये एरिया बाकियों से फिर और सेपरेट था क्योंकि इनका तिब्बत के साथ ज़्यादा कनेक्शन प्रचलन था। इनका आपस में भी प्रचलन था। जोहार की शादियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल नीति में होती थी, ऊपर के पास बात करके। तो इनका फिर इनकी लैंग्वेजेज़ भी अलग ही हल्की-सी डिफरेंट है, इनका पहनावा भी अलग है क्योंकि वो ज़्यादा ठंडे एरिया में है। और रिश्ते भी इनके ज़्यादा यहाँ की अपेक्षा तिब्बत से थे। हाँ, बिल्कुल। व्यापार भी वहीं। व्यापार भी वहीं व्यापार यहाँ भी था ऐसी बात नहीं है और रिश्ते यहाँ भी थे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खेती तो इनकी यहीं थी। ज़्यादातरों की खेती दक्षिण की तरफ ही थी क्योंकि तिब्बत में कुछ होता नहीं है। जाट जो वो हैं जो निलोंग में रहते थे वो ज़रूर तिब्बत से बहुत ज़्यादा करीब थे बाकियों के कंपैरिज़न में। अब आपके गाँव यहीं हैं तो बेशक आप यहीं के ही हैं। कुमाऊँ और गढ़वाल बड़ी एंटिटीज़ थी जो अपने अंदर कई माइनर कल्चरल आइडेंटिटीज़ को समाये हुए थी, अभी भी हैं। कुमाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल नैनीताल की तरफ को हल्का-सा कल्चरल डिफरेंस है, पिथौरागढ़ की तरफ को सोर कहते हैं जिसको वहाँ हल्का-सा डिफरेंस है, गढ़वाल में भी यही है। आपका एरिया सॉरी जौनसार तो फिर पूरा ही एक डिफरेंट कल्चरल ज़ोन है। तो इस तरीके के अंतर हैं थोड़े बहुत। जियोग्राफ़ी हल्का-सा फिर यहाँ पर रोल प्ले करती है। कुमाऊँ में रिलेटिवली ज़्यादा फ्लैट टेरेन है। इतना भी नहीं लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा खुली घाटियाँ हैं, कंपेयर टू गढ़वाल। गढ़वाल बहुत ज़्यादा स्टीप वैलीज़ हैं, गॉर्जियस हैं क्योंकि बड़ी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज। हुँ। अलकनंदा बहुत गहरी ही घाटी है, कहीं-कहीं पर थोड़ी बहुत खेत तो इससे हुआ ये कि कुमाऊँ की तरफ को खेती ज़्यादा थी और पॉपुलेशन उस समय के गढ़वाल से हल्की-सी ज़्यादा थी। तो यहाँ अ हल्का-सा वो था इसका इन्फ्लुएंस ये रहा कि आपको क्योंकि खेती के बारे में चिंता नहीं करनी है, तो आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हो केवल लिटरेचर के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो डेवलप होने का समय मिला। हाँ, आप बाहर से लोगों को बसा सकते हो जब आपके पास एक स्टेबल इकोनॉमी है तो। गढ़वाल में भी रहा, लेकिन उस स्तर का मेरे हिसाब से तो नहीं रहा जी, जी। जिस स्तर का कुमाऊँ में रहा। तो कुमाऊँ में राजाओं ने अल्मोड़ा में कई फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मणों को बुलवाया। जिन्होंने अपने पूरा एक कल्चरल आइडेंटिटी वो एक अलग ही तरीके की बन चुकी है। अंग्रेज़ों ने भी कुमाऊँ को अपना हेडक्वार्टर रखा और गढ़वाल आधा है रहा और स्टेट टेरी स्टेट अलग हो गया। तो इससे हल्का-सा कल्चरल डिफरेंसेस और ये हो गए कि कुमाऊँ अंग्रेज़ों के टाइम पर हल्का-सा थोड़ा आगे की तरफ को निकल गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ यहाँ पर भी एक्सपेंड किया। अंग्रेज गए। हाँ, जहाँ पर भी अंग्रेज़ गए। तो आज़ादी के बाद गढ़वाल को वैसे एक ही जैसे रहे लेकिन राज्य बनने के बाद गढ़वाल की तरफ को इन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा देखा क्योंकि वहाँ हमारे पास 4 धाम है। तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट लगता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अब तो देखा जाए तो मुझे कोई अंतर लगता नहीं है कि गढ़वाल और कुमाऊँ में इतना बड़ा रह गया है। बस थोड़ा-सा दिमाग में रह गया है कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हो सकता है अगले 200-400 सालों में पूर्ण रूप से हाँ, असिमिलेट हो जाए अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल ना हो तो। कुमाऊँ की होली बड़ी प्रसिद्ध है। जब मैं देहरादून में अपने दोस्तों से सुनता हूँ, कॉलेज में हम बातें करते हैं, तो लंबे समय तक चलती है। बाकी रीज़न के हुँ। अपेक्षा जो है, क्या है भिन्नता और क्या ख़ास है उस होली में? कुमाऊँ की होली में म्यूज़िक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। होली को आप म्यूज़िक से अक्सर ज़्यादातर लोग जोड़कर उतना नहीं देखते, जितना कुमाऊँ के लोग देखते हैं।
तो ओवर टाइम अब मुझे मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन किस तरीके से शुरू हुआ इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ओवर टाइम इसमें इतनी सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं और इतनी भिन्न-भिन्न तरीके के फॉर्म्स आ चुके हैं कि अब म्यूज़िक को भी हमने अलग-अलग आर्ट फॉर्म में डिस्टिंक्ट करना शुरू कर दिया है। बैठकी होली, खड़ी होली, महिला होली। तो एक डिस्टिंक्शन तो ये है कि म्यूज़िक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। होली कई और जगह की भी फ़ेमस है, फॉर एग्ज़ाम्पल सांगला में प्रसिद्ध है। और यहाँ लेकिन जो ये म्यूज़िक का इन्वॉल्वमेंट है ये ज़रूर इसको अपेक्षा ज़्यादा है। बाकी की अपेक्षा ज़्यादा है और ये म्यूज़िक का जो कल्चर है ये बहुत लंबे समय पहले से शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के आस-पास मेरे हिसाब से लोग गाना शुरू कर देते हैं होलियों को, बैठना शुरू कर देते हैं। शाम को पुरुष एक जगह बैठते हैं पूरा कई जगह तबला, हारमोनियम लेके और पूरी एक बैठक-सी होती है। और एक तरीके से अब संगीत का वो ज़्यादा रहता है उनमें, होली पे ज़्यादा। और धीरे-धीरे इस तरीके से जब आप होली की तरफ को आते हैं तो आखिरी दिन आप घर-घर जाते हैं, गाँव में ही फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा जत्था पुरुषों का घरों-घरों में जाता है और होली गाता है, वहाँ से थोड़ा बहुत रंग वगैरह होता है। अगर कोई खेले पानी-वानी छलकाए तो वो भी होता है। हालाँकि मौसम बड़ा ठंडा रहता है तो वो चिंता का विषय ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है। मतलब यहाँ म्यूज़िक ज़्यादा है। हाँ, म्यूज़िक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जो क्रिएटर्स नए हैं या आपको देखकर चाहते हैं कि हम भी कुछ बनाएँ, उनके लिए क्या कुछ कहना है? एफर्ट डालने से पीछे मत हटना। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है इसको कोई देखे ही ना, लेकिन एट द एंड आप जो भी बना रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप खुद उसको देखना पसंद करें। लगभग कितना वेट करना चाहिए? 4-6 महीने तो मिनिमम आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए। जब मैंने क्या चैनल शुरू किया था, मैंने खुद को चैलेंज दिया था मैं 10 वीडियोज़ बनाऊँगा, भले ही वो कितना भी टाइम ले। अगर वो 10 चलती हैं तो इन 10 में कोई चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उनमें से मेरे हिसाब से 9वीं वीडियो चली थी, तो मैं बिल्कुल एंड पर ही था। तो अगर नहीं चलती तो फिर मैं किसी और को आगे बढ़ जाता, किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देता। पॉलिटिकली अवेयर हो? अवेक बहुत ज़्यादा या ठीक है, थोड़ा बहुत पता है, उतना ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत हुई, मैं वोकल वोकल नहीं हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि वो मेरी थीम से थोड़ा बाहर है। कई लोग कहते हैं पॉलिटिक्स की तरफ को भी वीडियोज़ बनाने का, लेकिन एक समस्या तो यही है कि वीडियो बनाने में इतना लंबा समय लगता है कि जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो आउटडेट हो जाती है तब तक। हाँ, जियोपॉलिटिक्स अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। हुँ। वो पूरे विश्व में ही इस समय वो किस्म के नेता जो है जियो खड़े हैं। वर्क ये मुझे ये लगता है कि एक चीज़ ये इफ़ेक्ट मैं अब हर चीज़ में लगाकर सोचता हूँ। अ, जियोपॉलिटिक्स अभी ट्रेंडिंग नहीं है। इससे कहीं बड़े इवेंट हमने 50, 60, 70 साल पहले देखे। उस सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, तब तो जियोपॉलिटिक्स क्या बात हुआ करती होगी कि कल के दिन दुनिया खत्म हो सकती है। आज वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन नेता वोकल ज़्यादा है। हाँ, अब न केवल नेता, अब हमारे जैसे लोग वोकल ज़्यादा हैं जिनको मतलब जिनकी सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत पहुँच है और यूज़र एक्चुअल में देख रहा है। उस टाइम पर तो केवल अखबार हुआ करते थे और 50% लिटरेसी। तो इतनी जब बाहरी चर्चाएँ तो क्या ही हुआ करती होंगी। तो अब जल्दी से जो है वो बातें ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होती होगी, एक-दूसरे तक पहुँचती नहीं होगी। हाँ, और आज एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ की बात अमेरिका। बिल्कुल। और यही मैं एक्चुअल में ये बात मैंने प्रोफ़ेसर एमपीएस बिष्ट हैं श्रीनगर गढ़वाल में, उनसे ही वो की थी और मैं इसको अब कई जगह अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ पर बात चल रही थी कि अब बादल फटने और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो इसका रीज़न एक्चुअल में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना भी हो सकता है, लेकिन 100% एक डेफ़िनिट रीज़न है कि अब मीडिया कवरेज बढ़ चुकी है। अब कहीं भी थोड़ा-सा रोड भी बहती है तो तुरंत वो खबरों में आ जाता है। तो इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स का भी है कि अब वो कंटेंट बढ़ इतना चुका है कि हमें लग रहा है कि सब इसी पर बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इवेंट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, आज से 70 साल पहले के मुकाबले मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल इग्नोर ही कर देना चाहिए। तो हाँ, ये ज़रूर फैक्टर है कि अब मीडिया का कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हर चीज़ में। इसके अलावा उत्तराखंड का कोई क्रिएटर है जिसको पसंद करते हैं? जहाँ तक बाकी क्रिएटर्स की बात है, मैं मेरे मित्र कई लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ष काफ़र अच्छी कविताएँ लिखते हैं। और रजत जोशी नाम से हैं उत्तरांचली, अच्छे मित्र हैं। अ, कई क्रिएटर्स हैं, कई सिनेमेटोग्राफर्स हैं जिन जो अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन अभी उतना उभर कर या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ उनका ध्यान कम है। जी। चलिए अब हम पॉडकास्ट के अंत में हैं। कुछ आप जो बताना चाहे, जो मुझसे छूट गया है और आप चाहते हैं कि व्यूअर्स सुने, आपका कोई मैसेज? अ, नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है तो नहीं। बस इतना ही है कि जब आप इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हों, ख़ासकर कब एआई के टाइम पर, तो 100 बार सोच लें कि वो सत्य है कि असत्य है। जाँच करके या हाँ, इन मिसइन्फॉर्मेशन बहुत आसान है फैलना। झूठ सत्य से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, या ऐसी कुछ एक कहावत है, जंगल की आग की तरह। मिसइन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी फैलती है। तो झूठ बोलना बड़ा आसान भी है, और झूठ बोलने के कई एजेंडाज़ भी हैं। तो इंटरनेट पर आप जो भी देखें, एक बार जाँच कर लें। यही मेरा वो है कि एक बेहतर नागरिक बनें, मीडिया लिटरेसी को अपना थोड़ा-सा बढ़ाएँ। तो हमारे साथ हर्षित रौतेला थे और उनका कंटेंट आप देखते हैं। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सबसे विदा लूँ, इससे पहले हर्षित रौतेला को शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो अपने इस क्षेत्र में और अच्छा मुकाम हासिल करे, भविष्य में और बेहतर कार्य करें। और फिर किसी और दिन मिलेंगे हर्षित रौतेला से, फिर कुछ और मुद्दे होंगे, कुछ और टॉपिक्स होंगे, उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं शिवम डोभाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।